खंड 6 में हमने देखा कि कैसे वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति और संस्कृति जैसे जीवन के कई हिस्सों को बदल दिया। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में महत्वपूर्ण प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, विशेषकर 1970 और उसके बाद, जिससे वैश्वीकरण में तेजी आई। इससे समाजों के बीच तेजी से संबंध स्थापित हुए, जिससे समाज के हर हिस्से में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बहुत महत्वपूर्ण हो गई। सूचना प्रसंस्करण और संचार प्रौद्योगिकियां उत्पादकता का केंद्र बन गईं। जानकारी को संभालना, भेजना, संग्रहित करना और प्राप्त करना मानव प्रगति और जीवन जीने के नए तरीकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। उभरते सूचना ज्ञान समाज में ज्ञान और जानकारी प्रगति की कुंजी बन गई है। इससे एक वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जहां समाजों को विभिन्न आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता थी। 1998/99 की विश्व विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाएं ज्ञान पर आधारित हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान से संबंधित कई नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। 2001 विश्व रोजगार रिपोर्ट का अनुमान है कि आईसीटी भविष्य में वैश्विक रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। यह दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक संतुलन को बदल रहा है, आय अंतर से ज्ञान अंतर की ओर बढ़ रहा है। विकसित देशों में आईसीटी ज्ञान आधारित समाज की ओर अग्रसर है। इस युग में ज्ञान पूंजी का मुख्य रूप है, जो अपने संचय के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देता है। उच्च ज्ञान घटक वाले उत्पाद अधिक रिटर्न और विकास क्षमता प्रदान करते हैं। कृषि या औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहां धन मैन्युअल श्रम या मशीनों से आता है, ज्ञान अर्थव्यवस्था में धन मुख्य रूप से ज्ञान उत्पन्न करने, फैलाने और उपयोग करने से आता है। इसलिए एक ज्ञान समाज ज्ञान प्राप्त करने, निर्माण करने, प्रसार करने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस इकाई का उद्देश्य ज्ञान समाज और उसकी विशेषताओं का पता लगाना है, साथ ही ऐसे समाज में कार्य भागीदारी का विश्लेषण करने के साथ साथ ज्ञान सृजन, प्रसार और अनुप्रयोग क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति ने हमेशा मानव प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे समाज विकसित होता है। ये परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे काम को व्यवस्थित करने और करने के तरीके में बदलाव आता है। पूर्व औद्योगिक कृषि समाजों से लेकर औद्योगिक और उत्तरौद्योगिक समाजों तक तकनीकी परिवर्तन महत्वपूर्ण रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, जिनमें गुलामी को समाप्त करने के प्रयास, केंद्रीकृत कारखाने के उत्पादन का उदय और श्रमिकों और पूंजीपतियों जैसे औद्योगिक वर्गों का उदय शामिल था। इस युग को वस्तुओं के निर्माण और औद्योगिक उत्पादन के लिए नए कौशल प्राप्त करने से परिभाषित किया गया था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उदय हुआ, जिसने अद्वितीय सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ इतिहास में एक नया चरण शुरू किया। बेल 1976 के अनुसार इस अवधि में कंप्यूटर संचार, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और सेवा अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। समय के साथ लोगों के काम करने का तरीका बदल गया है। औद्योगिकरण और शहरों के तेजी से बढ़ने के साथ न केवल अमीर देशों में बल्कि गरीब देशों में भी अधिक लोग अब ऐसी नौकरियों में काम करते हैं जो खेती से संबंधित नहीं हैं। लेकिन हाल ही में चीजें फिर से बदल गई हैं। अब उत्तरौद्योगिक समाजों के उदय के साथ अधिक लोग दूरसंचार, परिवहन और विपणन जैसी सेवाओं में काम कर रहे हैं। पुराने समय में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम और जापान जैसे देशों में बहुत से श्रमिक खेती में काम करते थे। लेकिन अब, जबकि खेती अभी भी कई लोगों को रोजगार देती है, सेवा क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग और खुदरा जैसी नौकरियां शामिल हैं,
अमीर और गरीब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है। ब्लू कॉलर नौकरियां, फैक्ट्री के काम की तरह 1800 के दशक के अंत से 1900 के मध्य तक बहुत बढ़ी। 1950 के दशक तक अमीर देशों में अधिकांश श्रमिक कारखानों और परिवहन जैसे उद्योगों में थे, लेकिन पिछले लगभग 40 वर्षों में ये नौकरियां कम हो रही हैं, कुल कार्यबल के अनुपात में और वास्तविक संख्या दोनों में। सेवा नौकरियों के बढ़ने से काम करने और पैसा कमाने के नए अवसर खुले हैं, जिससे ज्ञान अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां चीजों को जानना और सेवाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। एल्विन टॉफलर के अनुसार अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसमें 3 बड़े बदलाव हुए हैं: कृषि लहर, औद्योगिक लहर और अब सूचना युग। अभी हम सूचना युग में हैं, जो प्रौद्योगिकी में प्रगति और बहुत सारी सेवा नौकरियों टॉफलर 1980 द्वारा चिह्नित है। टॉफलर ने अपनी पुस्तक द थर्ड वेव में इन परिवर्तनों के आधार पर 3 प्रकार के समाजों की बात की है। पहली लहर तब आई जब लोगों ने शिकार और संग्रहण के बजाय खेती करना शुरू कर दिया। दूसरी लहर औद्योगिक समाज है, जिसमें परिवार, स्कूल और बड़ी कंपनियां हैं। टॉफलर ने इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन, वितरण और उपभोग के साथ साथ मास मीडिया और नौकरशाही जैसी चीजों के समय के रूप में वर्णित किया है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटकों और कंप्यूटर प्रोग्रामों में प्रगति के कारण हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। यह प्रगति 1970 के दशक के दौरान टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों दोनों में बड़े विकास के कारण संभव हुई। इस दौरान नए इलेक्ट्रॉनिक स्विच और राउटर के साथ साथ सूचना भेजने के बेहतर तरीकों के कारण दूरसंचार में बड़ा बदलाव देखा गया। डिजिटल पैकेट ट्रांसमिशन के साथ साथ बेहतर फाइबर ऑप्टिक और लेजर तकनीक की बदौलत ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी के एक क्षेत्र में प्रत्येक बड़ा कदम संबंधित प्रौद्योगिकियों को और भी अधिक प्रभावी बनाता है। मैनुअल कैस्टेल्स 1996 का तर्क है कि नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता ज्यादातर ज्ञान के निर्माण और प्रसंस्करण पर निर्भर करती है, जिसे वह सूचनाकरण कहते हैं। इस नए युग में ज्ञान शक्ति है और पैसा कमाने की कुंजी है। योंजी मसुदा 1981 का मानना है कि उद्योग के बजाय सूचना पर केंद्रित समाजों में ज्ञान मुख्य प्रेरक शक्ति होगी। इसलिए इस विकसित होते सूचना युग में सब कुछ ज्ञान उत्पन्न करने, साझा करने और उपयोग करने के इर्द-गिर्द घूमता है। यही कारण है कि इसे अक्सर ज्ञान समाज कहा जाता है। चिंतन और कार्य 24.1। क्या आपको लगता है कि समकालीन समय तकनीकी परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन का गवाह बन रहा है? क्यों? शीर्षक: तकनीकी कायापलट और इसके सामाजिक प्रभाव। समकालीन युग में दुनिया गहन कायापलट के दौर से गुजर रही है, जो मुख्य रूप से तकनीकी प्रगति से प्रेरित है। यह परिवर्तन केवल प्रौद्योगिकी के दायरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व के हर पहलू तक अपनी पहुंच बढ़ाता है, जो अभूतपूर्व कनेक्टिविटी, नवाचार और व्यवधान की विशेषता वाले एक नए युग की शुरुआत करता है। तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तन के बीच तालमेल तेजी से स्पष्ट हो गया है, जो एक ऐसे परिदृश्य को चित्रित करता है जहां दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रतिबिंब में मैं तकनीकी परिवर्तन और इसके परिणामी सामाजिक प्रभावों के बीच सहजीवी संबंध को स्पष्ट करते हुए इस घटना के बहुमुखी आयामों का विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। तकनीकी पुनर्जागरण। समकालीन काल एक अद्वितीय तकनीकी पुनर्जागरण का गवाह है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार में तेजी से वृद्धि से चिह्नित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग से लेकर जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग तक, मानवता अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और संभावनाओं से भरे भविष्य के द्वार खोल रही है।
विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के आगमन ने दुनिया को समझने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, कल्पना की सीमाओं को पार कर लिया है और हमारे अस्तित्व के मूल ढांचे को नया आकार दे दिया है। सूचना युग और डिजिटल क्रांति। इस परिवर्तन के केंद्र में सूचना युग है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रसार और सूचना के लोकतंत्रीकरण की विशेषता वाला युग है। डिजिटल क्रांति ने डेटा की बाढ़ ला दी है, जिससे हमारे जीवन के हर पहलू में बाढ़ आ गई है और हम कैसे संवाद करते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, इसमें एक आदर्श बदलाव आया है। स्मार्टफोन की सर्वव्यापकता, सोशल मीडिया की सर्वव्यापकता और इंटरनेट की सर्वशक्तिमत्ता ने मानवीय संपर्क की रूपरेखा को फिर से परिभाषित किया है, भौगोलिक बाधाओं को ध्वस्त किया है और एक वैश्विक गांव को बढ़ावा दिया है जहां सूचनाओं का सीमाओं के पार निरंतर प्रवाह होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और स्वचालन तकनीकी नवाचार के अगुआ के रूप में उभरे हैं, जिससे दक्षता, उत्पादकता और सुविधा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क और रोबोटिक ऑटोमेशन विनिर्माण और वित्त से लेकर स्वास्थ्य सेवा और परिवहन तक उद्योगों में क्रांति ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर रहे हैं और मानव क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। हालांकि स्वचालन की ओर यह अथक मार्च काम के भविष्य, आय असमानता और बुद्धिमान मशीनों को निर्णय लेने का काम सौंपने के नैतिक निहितार्थों के बारे में प्रासंगिक सवाल भी उठाता है। जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस बीच जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जीवन की पटकथा को फिर से लिख रहे हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए लुभावनी संभावनाएं पेश कर रहे हैं। क्रिस्पर-कास9 जैसी जीन संपादन प्रौद्योगिकियों में सफलताओं ने मानवता को जीवन के निर्माण खंडों में हेरफेर करने, संभावित रूप से वंशानुगत बीमारियों को खत्म करने, फसल की पैदावार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के विनाश को कम करने की शक्ति प्रदान की है। फिर भी बायोएथिक्स का भूत बड़ा मंडरा रहा है, जो आनुवंशिक हेरफेर, डिजाइनर शिशुओं और जीवन के उपभोक्ताकरण से जुड़ी नैतिक दुविधाओं पर छाया डाल रहा है। ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकरण। वित्त और शासन के क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक एक विघटनकारी शक्ति के रूप में उभरी है, जो केंद्रीकृत संस्थानों के आधिपत्य को चुनौती दे रही है और विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही की रूपरेखा को फिर से परिभाषित कर रही है। पीयर टू पीयर लेनदेन और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड कीपिंग को सक्षम करके ब्लॉकचेन में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की क्षमता है। हालांकि इसका प्रारंभिक चरण नियामक अनिश्चितताओं, स्केलेबिलिटी मुद्दों और इसकी पूर्ण परिवर्तनकारी क्षमता का एहसास करने के लिए अंतरक्षमता मानकों की आवश्यकता को भी दर्शाता है। प्रवाह में सामाजिक तानाबाना। तकनीकी नवाचार के इस बवंडर के बीच सामाजिक तानाबाना खुद को परिवर्तन की स्थिति में पाता है, तेजी से बदलाव और अनुकूलन के नतीजों से जूझ रहा है। मानवीय रिश्तों की रूपरेखा फिर से तैयार की जा रही है, क्योंकि आभासी बातचीत आमने सामने की मुठभेड़ों की जगह ले रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्वजनिक चर्चा और असहमति का अड्डा बन गए हैं। डिजिटल उपकरणों के प्रसार ने डिजिटल मूल निवासियों की एक पीढ़ी को जन्म दिया है, जो इमोजी और हैशटैग की भाषा में पारंगत हैं, फिर भी ऑफलाइन संचार और अंतरंगता की बारीकियों से विरोधाभासी रूप से अलग हो गए हैं। डिजिटल विभाजन और असमानता। इसके अलावा डिजिटल विभाजन डिजिटल युग में अमीरों और वंचितों के बीच गहरी खाई की याद दिलाता है। जबकि समृद्ध शहरी केंद्र तकनीकी प्रचुरता की चमक का आनंद ले रहे हैं, ग्रामीण अंदरूनी इलाके और हाशिए पर रहने वाले समुदाय तकनीकी प्रगति के लाभ से बाहर होकर डिजिटल अभाव की छाया में हैं। इस डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाने,
ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और वंचित आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले समावेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। गोपनीयता और निगरानी का क्षरण। इसके साथ ही गोपनीयता का क्षरण और निगरानी का भूत डिजिटल पैनोप्टिकॉन में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है, जिससे व्यक्तिगत स्वायत्तता, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत डेटा की पवित्रता के बारे में गहरी चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे युग में जहां प्रत्येक क्लिक, स्वाइप और कीस्ट्रोक को सावधानीपूर्वक संग्रहित और विश्लेषण किया जाता है, गोपनीयता की धारणा एक तेजी से मायावी मृगतृष्णा बन जाती है, क्योंकि एल्गोरिथम प्रोफाइलिंग और पूर्वानुमानित विश्लेषण मानव व्यवहार की जटिलताओं को उजागर करते हैं। तकनीकी दिग्गजों और सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का वाणिज्यीकरण डिजिटल अधिकारों को मजबूत करने और मजबूत डेटा सुरक्षा नियमों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। इको चैम्बर्स और दुष्प्रचार। इसके अलावा सोशल मीडिया के आगमन ने प्रतिध्वनि कक्ष और फिल्टर बुलबुले को जन्म दिया है, जिसमें व्यक्ति वैचारिक कोकून के भीतर बंधे हुए हैं, असहमत दृष्टिकोण से अलग हैं और दुष्प्रचार और गलत सूचना के खतरनाक प्रसार के प्रति संवेदनशील हैं। फर्जी खबरों, डीपफेक और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह के वायरल प्रसार से लोकतांत्रिक विमर्श की नींव कमजोर होने, पक्षपातपूर्ण दोष रेखाओं के साथ समाजों का ध्रुवीकरण होने और सार्वजनिक विमर्श की ज्ञानमीमांसीय अखंडता को कमजोर करने का खतरा है। इस खतरनाक इलाके में काम करने के लिए मीडिया साक्षरता, आलोचनात्मक सोच कौशल और झूठ के संक्रमण से बचाव के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। संक्षेप में, समसामयिक काल निर्विवाद रूप से अभूतपूर्व परिमाण के तकनीकी परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जो दुनिया भर में सामाजिक प्रभावों के एक समूह को उत्प्रेरित कर रहा है। तकनीकी नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के बीच की द्वंद्वात्मकता वादे और जोखिम दोनों से भरी हुई है, जो मानव उन्नति के लिए असीमित अवसर प्रदान करती है और साथ ही साथ गहन व्यवधान और अव्यवस्थाएं भी पैदा करती है। इस बहादुर नई दुनिया के निवासियों के रूप में हमें सावधानी से चलना चाहिए, अपने तकनीकी प्रयासों के नैतिक निहितार्थों पर सवाल उठाना चाहिए और एक ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास करना चाहिए जो न केवल तकनीकी रूप से कुशल हो बल्कि नैतिक रूप से प्रबुद्ध और सामाजिक रूप से समावेशी हो। ज्ञान सूचना सोसाइटी क्या है? डैनियल बेल का सुझाव है कि सूचना और ज्ञान समाज में उत्पादकता बढ़ाने में विज्ञान तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके साथ साथ पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी समूहों को प्रमुखता मिल रही है और सूचना प्रौद्योगिकी में भारी विस्तार हो रहा है, जिसमें माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, दूरसंचार प्रसारण और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह तकनीक अर्थव्यवस्था और समाज का केंद्रीय सिद्धांत बन जाती है। बेल ने दूरसंचार पर आधारित एक नई सामाजिक संरचना के उद्भव की भविष्यवाणी की है, जो ज्ञान के निर्माण और पहुंच के साथ साथ काम और व्यवसायों की प्रकृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। इस परिवर्तन में कंप्यूटर की केंद्रीय भूमिका होगी। एक सूचना समाज में मार्क्स के दृष्टिकोण के समान ज्ञान और सूचना श्रम और पूंजी से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सूचना को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है और सूचना का स्वामित्व शक्ति प्रदान करता है। सूचना कृषि, विनिर्माण और सेवाओं जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में तेजी से घुसपैठ कर रही है, जिससे नए दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों पर आधारित सामाजिक संपर्क के नए रूप पुराने सामाजिक संबंधों का स्थान ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगवाद से जुड़े पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बढ़ रहा है। मैनुअल कैस्टेल्स इस उभरते समाज को सूचनात्मक समाज कहना पसंद करते हैं, जहां सूचना का उत्पादन और परिवर्तन उत्पादकता और शक्ति के मौलिक स्रोत बन जाते हैं। स्कॉट लैश के अनुसार
एक सूचना समाज में शक्ति सूचना से प्राप्त होती है, जो विनिर्माण युग के विपरीत है, जहां शक्ति उत्पादन के यांत्रिक साधन के रूप में संपत्ति से बंधी थी। सूचना युग में शक्ति पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसी बौद्धिक संपदा से जुड़ी है, जिसका लाभ कमाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सूचना के व्यावसायीकरण की ओर रुझान है, जिससे विचार विमर्श के लिए बहुत कम समय बचता है। हालांकि यह वस्तुकरण नहीं है जो सूचनाकरण को चला रहा है, बल्कि इसका दूसरा तरीका है। इस युग में असमानता को उत्पादन संबंधों द्वारा कम और बहिष्कार द्वारा अधिक परिभाषित किया गया है। उभरते समाज को ज्ञान समाज के रूप में जाना जाता है, जो ज्ञान प्रसार विधियों और प्रौद्योगिकी की नई संरचनाओं द्वारा चिह्नित है, जो ज्ञान तक अप्रतिबंधित पहुंच और नियंत्रण की अनुमति देता है। नतीजतन सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से एक ऐसे जन समाज का उदय हुआ है जो बड़े पैमाने पर ज्ञान और सूचना का उत्पादन करता है, जो अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति बन जाता है। इसने ज्ञान श्रमिकों की एक श्रेणी को जन्म दिया है, जो तेजी से पारंपरिक और औद्योगिक समाज समूहों की जगह ले रहे हैं, कामकाजी आबादी का केंद्र बिंदु और औद्योगिक पश्चात समाज में सबसे बड़ा कार्यबल समूह बन रहे हैं। समाज के काम करने के तरीके और हम जिस तरह से पैसा कमाते हैं, वह वैश्विक बाजार और प्रौद्योगिकी जैसे काम करने के नए तरीकों के कारण बदल रहा है। एंटनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था साथ साथ चलते हैं। उनका कहना है कि हमारी दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो अपने दिमाग और इंटरनेट का उपयोग करके काम करते हैं, और वे सख्त स्तर के अधिकार के बिना एक साथ काम करते हैं। बॉब जेसोप कहते हैं कि ज्ञान एक बार मूल्यवान हो जाता है जब इसका उपयोग काम में किया जाता है, और जब इसके लिए भुगतान किए बिना इसे प्राप्त करना कठिन हो जाता है। वह इस बारे में बात करते हैं कि कैसे ज्ञान ऐसी चीज बन जाता है जिसे आप बेच सकते हैं, जैसे पेटेंट या कॉपीराइट। वह इस बारे में भी बात करते हैं कि कैसे कंपनियां ज्ञान को एक उत्पाद बनाकर नियंत्रित कर सकती हैं और श्रमिकों से पैसे के लिए इसका उत्पादन करा सकती हैं। इससे बौद्धिक कार्य पैसा कमाने वाली कंपनियों के नियंत्रण में आ जाता है। अब हम समझते हैं कि वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी के कारण हम एक वैश्विक समुदाय बन रहे हैं जो ज्ञान और सूचना पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसका मतलब है कि नौकरियों और शिक्षा के लिए हमारी ज़रूरतें अलग अलग हैं, और यह प्रभावित करता है कि हमारा समाज कैसे काम करता है और हम किसमें विश्वास करते हैं। प्रौद्योगिकी चुनौती देती है कि हम जानकारी कैसे खोजते और साझा करते थे। तो आज की दुनिया में ज्ञान पैसे की तरह है। आपके पास जितना अधिक होगा, आप उतने ही अमीर होंगे। यह प्रौद्योगिकी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जो हमें लोगों के विचारों का उपयोग करने और पैसा कमाने और अपने बाजारों का विस्तार करने के लिए दुनिया भर में दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है। ज्ञान समाज की कुछ विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ज्ञान समाजों में प्रगति ज्ञान के निर्माण, साझाकरण और उपयोग पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक ज्ञान मूल्यवान है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संचार दूरसंचार जैसी प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। काम के लिए ज्ञान प्राप्त करना और उसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। नवीन ज्ञान पैदा करने वाली नौकरियां अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ज्ञान को मूल्यवान माना जाता है। यह उन लोगों को शक्ति देता है जिनके पास यह है। ज्ञान समाजों में असमानता ज्ञान से वंचित रह जाने के बारे में है। ज्ञान एक ऐसी चीज बन जाता है जिसे आप अपना सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं, न कि इसे हर किसी के द्वारा साझा किया जा सकता है। ज्ञान का उपयोग करने वाले श्रमिकों और पारंपरिक नौकरियों वाले श्रमिकों के बीच संघर्ष है। ज्ञान समाज अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। ज्ञान नौकरियों और धन के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकांश ज्ञान का उपयोग विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, सामान्यज्ञों द्वारा नहीं।
विशिष्ट ज्ञान वाले लोगों के आगे बढ़ने की संभावना अधिक होती है। ज्ञान रखने वाले लोगों को इसे उन लोगों को समझाने की जरूरत है जिनके पास यह नहीं है। उन्हें अन्य क्षेत्रों से भी सीखने की जरूरत है। चिंतन और क्रिया 24.2। इस पाठ में ज्ञान समाज की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। क्या आप कुछ और विशेषताएं बता सकते हैं? ज्ञान समाज की अतिरिक्त विशेषताएं, प्रदान की गई सुविधाओं पर आधारित। वैश्विक अंतर्संबंध। एक ज्ञान समाज में भौगोलिक सीमाएं कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सूचना और ज्ञान सहजता से सीमाओं के पार प्रवाहित होते हैं। यह अंतर्संबंध वैश्विक स्तर पर सहयोग और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे ज्ञान और दृष्टिकोण का एक समृद्ध पूल तैयार होता है। आजीवन सीखना। एक ज्ञानवान समाज में निरंतर सीखना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तियों को तेजी से तकनीकी प्रगति और विकसित हो रहे ज्ञान क्षेत्रों के अनुकूल ढलने के लिए आजीवन सीखने में संलग्न रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कौशल वृद्धि और ज्ञान अर्जन की इस चल रही प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के सीखने के मंच बढ़ रहे हैं। रचनात्मकता और नवप्रवर्तन पर जोर। एक ज्ञान समाज रचनात्मकता और नवप्रवर्तन को महत्व देता है। नवीन विचारों, समाधानों और उत्पादों को उत्पन्न करने की क्षमता आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक प्रेरक शक्ति बन जाती है। रचनात्मक क्षमता का पोषण और दोहन करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, व्यवसायों और सरकारी निकायों को शामिल करते हुए नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र उभरता है। विविधता और समावेशिता। विभिन्न दृष्टिकोणों, पृष्ठभूमियों और अनुभवों को शामिल करने वाली विविधता का एक ज्ञान समाज में जश्न मनाया जाता है और उसका लाभ उठाया जाता है। समावेशिता यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को उनकी जनसांख्यिकी या सामाजिकार्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो। यह विविधता रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, सहानुभूति को बढ़ावा देती है और सामूहिक ज्ञान भंडार को समृद्ध करती है। ज्ञान निर्माण और अनुप्रयोग में नैतिक विचार। ज्ञान समाज में नैतिक आयाम प्रमुखता प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान के जिम्मेदार निर्माण, प्रसार और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं। डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा अधिकार, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव जैसे नैतिक मुद्दों पर चर्चा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग बन जाती है। अंतःविषय सहयोग। पारंपरिक विषयों के बीच की सीमाएं धुंधली होने के साथ ज्ञान समाज में अंतःविषय सहयोग आम बात हो गई है। विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ उन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करते हैं जिनके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। विषयों के इस अभिसरण से नवप्रवर्तन और समग्र समस्या समाधान रणनीतियों को बढ़ावा मिलता है। सूचना पहुंच के माध्यम से सशक्तिकरण। सूचना पहुंच एक ज्ञान समाज में सशक्तिकरण का एक साधन बन जाती है। इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी प्रौद्योगिकियां सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाती हैं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को खुद को शिक्षित करने, अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाया जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक कौशल। तकनीकी विशेषज्ञता के अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक कौशल एक ज्ञान समाज में आवश्यक दक्षताएं बन जाते हैं। प्रभावी ढंग से सहयोग करने, प्रेरक ढंग से संवाद करने और पारस्परिक गतिशीलता को नेविगेट करने की क्षमता विविध व्यावसायिक वातावरण में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लचीली कार्य व्यवस्थाएं। पारंपरिक 9 से 5 कार्य मॉडल एक ज्ञान समाज में अधिक लचीली व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। दूरस्थ कार्य, फ्रीलांस अवसर और परियोजना आधारित व्यस्तताएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यक्तियों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने कार्य शेड्यूल को अनुकूलित करने और कार्य जीवन संतुलन बनाने की अनुमति मिलती है। स्थिरता और पर्यावरण जागरूकता।
एक ज्ञान समाज स्थिरता और पर्यावरण जागरूकता पर अत्यधिक जोर देता है। जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी और प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं में नवाचार सामने आए हैं। स्थिरता संबंधी विचार व्यवसाय, कृषि, शहरी नियोजन और नीति निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त हैं। डेटा संचालित निर्णय लेना, ज्ञान समाज में उपलब्ध डेटा की प्रचुरता के साथ निर्णय लेने की प्रक्रियाएं तेजी से डेटा संचालित हो जाती हैं। विश्लेषणात्मक उपकरण और तकनीकें संगठनों और नीति निर्माताओं को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, रुझानों की पहचान करने और अंतर्ज्ञान या वास्तविक साक्ष्य के बजाय अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं। नागरिक जुड़ाव और सहभागी शासन, एक ज्ञान समाज में सक्रिय नागरिकता और सहभागी शासन तंत्र फलते फूलते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया नागरिकों को सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़ने, नीतिगत चर्चाओं में योगदान करने और निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। शासन के प्रति यह सहभागी दृष्टिकोण सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य और कल्याण, एक ज्ञान समाज मानव विकास के अभिन्न घटकों के रूप में स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देता है। चिकित्सा अनुसंधान, व्यक्तिगत चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों में प्रगति से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सहायता प्रणालियों पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सांस्कृतिक संरक्षण और आदान प्रदान, वैश्वीकरण की ओर रुझान के बावजूद एक ज्ञान समाज अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद की सुविधा प्रदान करते हुए सांस्कृतिक विरासत को महत्व देता है और संरक्षित करता है। सांस्कृतिक संस्थान, त्योहार और पहल विविध समुदायों के बीच सांस्कृतिक विविधता, कलात्मक अभिव्यक्ति और आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं। ये अतिरिक्त विशेषताएं एक ज्ञान समाज की बहुमुखी प्रकृति को उजागर करती हैं, जिसमें न केवल तकनीकी प्रगति और आर्थिक परिवर्तन बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक आयाम भी शामिल हैं। जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, तेजी से परस्पर जुड़े और ज्ञान संचालित दुनिया के अवसरों और चुनौतियों से निपटने के लिए इन विशेषताओं को अपनाना आवश्यक होगा। ज्ञान अर्थव्यवस्था में अधिकांश आर्थिक संपदा ज्ञान के उपयोग से आती है। इस प्रकार का समाज उभर रहा है और इसकी आर्थिक नींव काफी हद तक इस बात से प्रभावित होती है कि ज्ञान कैसे बनाया जाता है, साझा किया जाता है और उपयोग किया जाता है। पारंपरिक अर्थशास्त्री विकास के मुख्य कारकों के रूप में श्रम और पूंजी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि पॉल रोमर 1990 का सुझाव है कि ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है और दीर्घकालिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह ज्ञान को पूंजी के मूल स्वरूप के रूप में देखते हैं और इसके संचय से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। यहाँ ज्ञान अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ज्ञान को सार्वजनिक वस्तु माना जाता है क्योंकि इसका व्यापक रूप से कई लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में सफलता नए ज्ञान के निर्माण पर निर्भर करती है, जिसे औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण जितना ही महत्व दिया जाता है। फलने फूलने के लिए एक ज्ञान अर्थव्यवस्था को सीखने वाली अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। इसका मतलब न केवल नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैश्विक ज्ञान तक पहुंच बनाना है, बल्कि नवाचारों को साझा करना और संचार करना भी है। इस माहौल में व्यक्ति, कंपनियां और देश लगातार सीखने और नवाचार करने की अपनी क्षमता के आधार पर संपत्ति बना सकते हैं। औपचारिक शिक्षा को अपना ध्यान केवल जानकारी प्रदान करने से हटाकर लोगों को प्रभावी ढंग से सीखने के तरीके सिखाने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में सीखना एक आजीवन प्रक्रिया बन जाती है।
OECD के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां ICT ज्ञान सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रौद्योगिकियां लोगों को अपनी रचनात्मकता उजागर करने और ज्ञान साझा करने में सक्षम बनाती हैं। ज्ञान अर्थव्यवस्था में धन पैदा करने के लिए ICT उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करके मूल्य जोड़ने की क्षमता तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। मंडल 1997 ने पाया कि माइक्रोसॉफ्ट में प्रत्येक नौकरी के परिणामस्वरूप वाशिंगटन राज्य में 6.7 मिलियन नई नौकरियां पैदा हुईं, जबकि बोइंग में प्रत्येक नौकरी के परिणामस्वरूप 3.8 मिलियन नौकरियां पैदा हुईं। डिजिटल युग में लोग ऐसे समाज के केंद्र में हैं जो ज्ञान और कौशल को महत्व देते हैं। अब पहले से कहीं अधिक व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान देने का प्रयास करते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण लक्ष्यों के बारे में चर्चा में व्यक्तियों को समाज के सक्रिय सदस्यों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से आजीवन सीखने में निवेश के समर्थन से व्यक्ति अपने स्वयं के कौशल को विकसित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। शिक्षकों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय लोगों को व्यक्तिगत विकास और रोजगार दोनों उद्देश्यों के लिए लगातार सीखने का अधिकार मिलता है। विशेष रूप से इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जानकारी तक पहुंचना, उसका विश्लेषण करना और उसका उपयोग करना आवश्यक हो गया है। ज्ञान समाज में श्रमिक कृषि और औद्योगिक समाजों से भिन्न होते हैं। उन्हें प्रतीकात्मक विश्लेषक कहा जाता है क्योंकि वे मशीनों के बजाय प्रतीकों के साथ काम करते हैं। इसमें आर्किटेक्ट, बैंकर, फैशन डिजाइनर और शिक्षक जैसे विभिन्न पेशेवर शामिल हैं, जो ज्यादातर दूरसंचार और वित्त जैसे सेवा क्षेत्रों में हैं। ज्ञान कार्यकर्ता व्यवस्थित रूप से ज्ञान एकत्र करते हैं, साझा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उनकी सफलता काफी हद तक उनके ज्ञान आधार में लगातार सुधार पर निर्भर करती है। कई अमेरिकी विनिर्माण कंपनियों में ज्ञान श्रमिकों के कौशल और क्षमताओं जैसी अमूर्त संपत्तियों को मूर्त संपत्तियों से अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ ज्ञान कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। वे ज्ञान समाज में अग्रणी वर्ग हैं और औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अपना दर्जा हासिल करते हैं। औपचारिक शिक्षा की मात्रा और प्रकार उनके काम की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। समाज में शिक्षा एक केंद्रीय चिंता का विषय बन गई है, जिसमें औपचारिक स्कूली शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आजीवन सीखना महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर जारी रहती है। वे संगठनों के भीतर टीमों में काम करते हैं, लगातार सीखते हैं और विभिन्न भूमिकाओं को अपनाते हैं। संगठन ज्ञान कार्यकर्ताओं को अपने विशेष ज्ञान को लागू करने के लिए मंच प्रदान करते हैं, कभी-कभी कर्मचारियों के रूप में और कभी-कभी नेताओं के रूप में। ज्ञान समाज में ज्ञान प्राथमिक निवेश है, जो भौतिक पूंजी से अधिक उत्पादकता निर्धारित करता है। संक्षेप में, अध्याय समाज में ज्ञान और कौशल को महत्व देने की दिशा में बदलाव पर चर्चा करता है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के सीखने का प्रभार लेते हैं और ज्ञान कार्यकर्ता के रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। चिंतन और कार्य 24.3 ज्ञान कार्यों से आप क्या समझते हैं? पर्यटन और क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज्ञान कर्मी होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों? शीर्षक: पर्यटन क्षेत्र में ज्ञान कार्यकर्ताओं को समझना, एक प्रतिबिंब। परिचय: रोजगार के समकालीन परिदृश्य में ज्ञान श्रमिक शब्द को प्रमुखता मिली है, जो ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जिनकी प्राथमिक पूंजी शारीरिक श्रम के बजाय उनकी बौद्धिक क्षमताओं में निहित है। इस निबंध का उद्देश्य ज्ञान कार्यकर्ताओं की अवधारणा में गहराई से उतरना, मूल्यांकन करना है कि क्या पर्यटन क्षेत्र के व्यक्ति इस श्रेणी में फिट होते हैं, और विषय पर एक चिंतनशील विश्लेषण प्रदान करना है। ज्ञान कार्यकर्ताओं को समझना।
प्रबंधन सलाहकार पीटर ड्रकर ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द लैंडमार्क्स ऑफ टुमारो 1959 में नॉलेज वर्कर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ज्ञान कार्यकर्ताओं का वर्णन उन लोगों के रूप में किया जो मुख्य रूप से सूचना के साथ काम करते हैं और अपने कार्यों में ज्ञान को संभालते हैं। पारंपरिक श्रमिकों के विपरीत ज्ञान कार्यकर्ता अमूर्त अवधारणाओं, समस्या समाधान, रचनात्मकता और निर्णय लेने से निपटते हैं। ज्ञान कार्यकर्ताओं में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सलाहकारों, शिक्षकों और विश्लेषकों सहित व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वे संगठनों और समाज के लिए मूल्य उत्पन्न करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, कौशल और बौद्धिक क्षमताओं का लाभ उठाते हैं। संक्षेप में, ज्ञान कार्यकर्ता गंभीर रूप से सोचने, नवाचार करने और गतिशील वातावरण के अनुकूल होने की अपनी क्षमता पर आगे बढ़ते हैं। पर्यटन क्षेत्र एक ज्ञान प्रधान उद्योग। पर्यटन क्षेत्र में यात्रा, आतिथ्य, मनोरंजन और अवकाश से संबंधित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इसमें टूर गाइड और होटल प्रबंधकों से लेकर ट्रैवल एजेंटों और गंतव्य विपणक तक विविध प्रकार के पेशेवर शामिल हैं। पहली नज़र में कोई भी पर्यटन क्षेत्र को तुरंत ज्ञान के काम से नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि इसमें अक्सर ग्राहक सेवा और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन जैसे व्यावहारिक कार्य शामिल होते हैं। हालांकि गहन जांच से पता चलता है कि पर्यटन उद्योग वास्तव में ज्ञान आधारित गतिविधियों पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से एक समूह का नेतृत्व करने वाले एक टूर गाइड या मेहमानों को आकर्षित करने के लिए विपणन रणनीति तैयार करने वाले एक होटल प्रबंधक पर विचार करें। इन भूमिकाओं के लिए न केवल व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, ग्राहक प्राथमिकताओं, बाजार के रुझान और प्रभावी संचार तकनीकों की गहरी समझ भी होती है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र लगातार विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में संचालित होता है, जो तकनीकी प्रगति, पर्यावरणीय चिंताओं और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव जैसे कारकों से प्रभावित होता है। इस प्रकार इस क्षेत्र के पेशेवरों को प्रतिस्पर्धी बने रहने और यात्रियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करना, विश्लेषण करना और लागू करना चाहिए। पर्यटन में ज्ञान कार्य। पर्यटन क्षेत्र में ज्ञान कार्य की अवधारणा को और अधिक जानने के लिए आइए कुछ प्रमुख पहलुओं की जांच करें। सूचना प्रबंधन। आज के डिजिटल युग में पर्यटन पेशेवर सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा और सूचना पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। चाहे वह ग्राहकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना हो, बाजार के रुझानों की निगरानी करना हो या ऑनलाइन आरक्षण का प्रबंधन करना हो, सूचना प्रबंधन पर्यटन व्यवसायों के कुशल कामकाज के लिए केंद्रीय है। रचनात्मकता और नवीनता। पर्यटन उद्योग रचनात्मकता और नवीनता पर पनपता है, क्योंकि संगठन आगंतुकों को आकर्षित करने और उनके अनुभवों को बढ़ाने के लिए लगातार नए तरीके खोजते हैं। अद्वितीय टूर पैकेज डिजाइन करने से लेकर टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने तक, रचनात्मकता पर्यटन व्यवसायों की पेशकश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक क्षमता। पर्यटन पेशेवर अक्सर विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें उच्च स्तर की सांस्कृतिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इसमें सांस्कृतिक मानदंडों, रीति रिवाजों और संवेदनशीलता को समझने के साथ साथ भाषा बाधाओं के पार प्रभावी ढंग से संचार करना शामिल है। समस्या समाधान कौशल। पर्यटन जैसे गतिशील और अप्रत्याशित उद्योग में समस्याएं और चुनौतियां अपरिहार्य हैं। चाहे वह ग्राहकों की शिकायतों को संभालना हो, अप्रत्याशित व्यवधानों का प्रबंधन करना हो या परिचालन दक्षता को अनुकूलित करना हो, पर्यटन पेशेवरों के पास विभिन्न परिदृश्यों से निपटने के लिए मजबूत समस्या समाधान कौशल होना चाहिए। निरंतर सीखना। पर्यटन क्षेत्र तकनीकी प्रगति, बाजार के रुझान और भूराजनीतिक कारकों के कारण तेजी से बदलाव के अधीन है। ऐसे में
इस क्षेत्र के पेशेवरों को उद्योग के विकास के साथ बने रहने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए निरंतर सीखने और पेशेवर विकास की संस्कृति को अपनाना चाहिए। प्रतिबिंब। पर्यटन क्षेत्र में ज्ञान कार्य की भूमिका की जांच करने के बाद मैं खुद को इस कथन से सहमत पाता हूं कि इस उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को वास्तव में ज्ञान कार्यकर्ता माना जा सकता है। हालांकि उनके काम में व्यावहारिक कार्य और व्यावहारिक जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं, यह उनकी भूमिकाओं के बौद्धिक पहलू हैं जो वास्तव में उन्हें ज्ञान कार्यकर्ता के रूप में परिभाषित करते हैं। पर्यटन पेशेवरों के पास सांस्कृतिक क्षमता और रचनात्मकता से लेकर विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान तक विविध प्रकार के कौशल होने चाहिए। वे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले अनुभव प्रदान करने और पर्यटन व्यवसायों की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान प्राप्त करने, प्रसंस्करण और लागू करने में लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में ज्ञान कार्य की प्रकृति पीटर ड्रकर द्वारा उल्लिखित व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो सूचना प्रबंधन, रचनात्मकता, नवाचार और निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देती है। जैसे जैसे पर्यटन उद्योग उभरते रुझानों और चुनौतियों के जवाब में विकसित हो रहा है, इस क्षेत्र के भीतर ज्ञान कार्यकर्ताओं की भूमिका और अधिक प्रमुख और अपरिहार्य हो जाएगी। निष्कर्ष में, जबकि ज्ञान कार्यकर्ता शब्द परंपरागत रूप से कॉरपोरेट सेटिंग्स में कार्यालयबद्ध पेशेवरों की छवियों को चित्रित कर सकता है, इसकी प्रयोज्यता ऐसी सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। पर्यटन क्षेत्र के व्यक्ति व्यावहारिक कौशल और बौद्धिक क्षमताओं के अपने अनूठे मिश्रण के साथ एक गतिशील और बहुआयामी उद्योग में ज्ञान कार्य के सार का उदाहरण देते हैं। ज्ञान आधारित विकास के 3 स्तर। सूचना के आधुनिक युग में ज्ञान अधिक विस्तृत हो गया है। अतीत में स्मार्ट और कल्पनाशील व्यक्ति हमेशा नए और बेहतर उत्पाद और सेवाएं बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करते थे। हालांकि आज के सूचना युग में ज्ञान केवल कुछ रचनात्मक दिमागों तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय यह सिस्टम और डेटाबेस में संग्रहित है, जो सभी के लिए सुलभ है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए ज्ञान को एकत्र करने, साझा करने और उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। एक ज्ञान आधारित समाज 3 मुख्य प्रक्रियाओं के इर्द-गिर्द घूमता है: ज्ञान इकट्ठा करना, उस ज्ञान को फैलाना और समाज की उत्पादकता में सुधार के लिए इसे लागू करना। कौशल, बुनियादी ढांचा और अनुभव इन प्रक्रियाओं में कैसे योगदान करते हैं, इसकी जांच करके हम ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के दायरे को समझ सकते हैं। साक्षरता और उच्च शिक्षा के स्तर का आकलन करने से ज्ञान इकट्ठा करने के लिए आवश्यक कौशल का आकलन करने में मदद मिलती है। संचार नेटवर्क का आकार और वृद्धि ज्ञान साझा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को इंगित करती है, जबकि अर्थव्यवस्था की संरचना यह दर्शाती है कि ज्ञान को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। ज्ञान समाज में कार्य के लिए कौशल अधिग्रहण और प्रशिक्षण। हमने स्थापित किया है कि ज्ञान अर्थव्यवस्था की आधारशिला इस विश्वास में निहित है कि धन और उत्पादकता विशेष रूप से विशेषज्ञ ज्ञान कार्यकर्ताओं द्वारा नए ज्ञान को बनाने और लागू करने पर निर्भर करती है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि एक ज्ञान समाज में लोगों के कौशल और शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास केवल भौतिक या मानव पूंजी से नहीं, बल्कि राष्ट्र की ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से निर्धारित होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं सूचना, सीखने और अनुकूलन पर पनपती हैं, जिससे ज्ञान उत्पादन का विस्तार और त्वरण दोनों होता है। ज्ञान समाज के उदय का एक प्रमुख पहलू नए कौशल सीखने की इच्छा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग मानवीय क्षमताओं को बढ़ाता है। कौशल का आकलन करते समय ज्ञान विकास के लिए जानकारी का उपयोग करने की तत्परता को मापना महत्वपूर्ण है। साक्षरता इस तत्परता के प्राथमिक संकेतक के रूप में कार्य करती है। सूचना युग में साक्षरता बुनियादी पढ़ने,
लिखने और गणित कौशल से आगे निकल जाती है। इसमें 21वीं सदी के ज्ञान आधारित समाजों में कामकाज के लिए आवश्यक जानकारी को समझना और प्रभावी ढंग से उपयोग करना शामिल है। ज्ञान समाज में शामिल होने के लिए निरक्षरता एक बड़ी समस्या है। अधिकांश अशिक्षित लोग इन नए समाजों का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। कौशल सीखना चरण दर चरण चलता रहता है। इसकी शुरुआत बुनियादी पढ़ना और लिखना सीखने से होती है। अधिकांश नौकरियों को करने के लिए जहां तकनीक चीजों को बेहतर बनाने में मदद करती है, आपको कम से कम इतना तो जानना जरूरी है। ज्ञान समाजों में सरकारें और समूह जानते हैं कि ज्ञान व्यक्तियों, समुदायों और अर्थव्यवस्था में मदद करता है। वे आजीवन सीखने का समर्थन करके दिखाते हैं कि वे इसे समझते हैं। जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को पढ़ाने में निवेश करती हैं, तो वे अधिक कमा सकते हैं और विश्व बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेनमार्क में जिन कंपनियों ने काम करने के तरीके में सुधार किया और अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह सिखाया, उनके उत्पादन में वृद्धि देखी गई। अमीर देशों में आमतौर पर सबसे अधिक शिक्षित कर्मचारी होते हैं। इन स्थानों में लगभग हर कोई प्राथमिक विद्यालय जाता है, अधिकांश माध्यमिक विद्यालय जाते हैं और लगभग आधे युवा वयस्क कॉलेज जाते हैं। लेकिन गरीब देशों में उतने लोग स्कूल नहीं जा पाते। केवल 71.5% प्राथमिक विद्यालय जाते हैं, लगभग 16.4% माध्यमिक विद्यालय जाते हैं और केवल 3.2% कॉलेज जाते हैं। उच्च शिक्षा हमेशा उन्नत ज्ञान सिखाने के बारे में रही है, लेकिन अब ज्ञान अर्थव्यवस्था बढ़ने और दुनिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक जुड़ने के साथ विश्वविद्यालयों को बदलना होगा। जो कंपनियां दुनिया भर में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं, उन्हें यह जानना होगा कि खुद को कैसे व्यवस्थित किया जाए और तेजी से बदलते बाजार के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसे श्रमिकों की जरूरत है जो नई चीजों को अपना सकें और सीख सकें। इसलिए कंपनियां अपने कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम मांगती रहेंगी। यह आजीवन सीखने पर बड़ा ध्यान केंद्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को सीखने का मौका मिले। छात्रों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें नौकरी बाजार के लिए तैयार रहना होगा, जहां वे कई बार नौकरियां बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि स्कूलों को ऐसे कौशल सिखाने की जरूरत है जो उपयोगी हों, चाहे किसी के पास कोई भी नौकरी हो। इसलिए उच्च शिक्षा को यह बदलना होगा कि वह कैसे पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है और इसमें कितना समय लगता है। ज्ञान समाजों में उच्च शिक्षा स्वयं एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में लोगों के पास आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकासशील देश शिक्षा, अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% अनुसंधान और विकास में लगाते हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इससे भी अधिक, क्रमशः 2.8% और 1.9% निवेश करते हैं। वहीं भारत जैसे देश इस पर अपनी जीडीपी का 0.1% से भी कम खर्च करते हैं। इसी प्रकार विकसित देश अपने सार्वजनिक व्यय का अधिक हिस्सा उच्च शिक्षा के लिए आवंटित करते हैं। वे कम विकसित देशों की तुलना में शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रति छात्र लगभग 30 गुना अधिक निवेश करते हैं। हालांकि विकासशील देश अब शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। इससे पता चलता है कि मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण में निवेश करने से उत्पादकता में सुधार होता है, नौकरी बाजार में कौशल अंतर कम होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। तीव्र वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का एक और परिणाम यह है कि बहुत सारे तथ्यों और बुनियादी डेटा को याद रखना कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
जबकि अच्छे विश्लेषणात्मक कौशल और पद्धतिगत ज्ञान का होना अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में छात्र अपने अध्ययन के पहले वर्ष में जो सीखते हैं वह स्नातक होने तक पुराना हो सकता है। सीखना अब समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान खोजने और उसका उपयोग करने में सक्षम होने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। कैसे सीखना है? नई जानकारी को उपयोगी ज्ञान में बदलना और उसे लागू करना जैसे कौशल केवल तथ्यों को याद रखने से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। विश्लेषणात्मक कौशल जैसे जानकारी ढूंढना, समस्याओं को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना और परीक्षण करना, सबूत इकट्ठा करना और समस्याओं को हल करना को अब अधिक महत्व दिया जाता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में नियोक्ता संचार, टीम वर्क, दूसरों को पढ़ाना, रचनात्मकता, समस्या समाधान, अनुकूलनशीलता और परिवर्तन को संभालने में सक्षम होने जैसे कौशल को महत्व देते हैं। आजीवन सीखना शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं में बदलाव का दूसरा पहलू है। ज्ञान, कौशल और नौकरियों की अब शेल्फ लाइफ कम है, जिसका अर्थ है कि वे जल्दी ही पुराने हो जाते हैं। यह सतत शिक्षा और नियमित रूप से कौशल और योग्यताओं को अद्यतन करने को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। ओईसीडी देशों में हाई स्कूल के बाद डिग्री प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए स्कूल जाने या काम शुरू करने से पहले स्नातक शिक्षा पूरी करने के पारंपरिक दृष्टिकोण के बजाय आजीवन शिक्षा की ओर बदलाव हो रहा है। स्नातकों को अपने करियर के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को सीखने और अद्यतन करने के लिए समय समय पर तृतीयक शिक्षा में वापस जाने की आवश्यकता होगी। यह केवल उन युवा वयस्कों को दूसरा मौका देने के बारे में नहीं है जिन्होंने अधिक औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की है। यह उत्पादों और सेवाओं में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए योग्यताओं को लगातार अद्यतन करने और सुधारने के बारे में है। 1996 में ओईसीडी के शिक्षा मंत्रियों द्वारा अपनाया गया सभी के लिए आजीवन सीखने का विचार ज्ञान के आधार पर विकास का समर्थन करते हुए शिक्षा और प्रशिक्षण नीतियों के लिए एक नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। आजीवन सीखने से प्रारंभिक शिक्षा और चल रही पढ़ाई के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। चिंतन और क्रिया 24.4 ज्ञान समाजों में जीवन भर सीखने का क्या महत्व है? चिंतन और कार्रवाई 24.4 ज्ञान समाज में आजीवन सीखने का महत्व। तेजी से तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और विकसित हो रही सामाजिक संरचनाओं के युग में ज्ञान समाजों में आजीवन सीखने के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। आजीवन सीखने का तात्पर्य औपचारिक शिक्षा से परे किसी व्यक्ति के जीवन भर ज्ञान, कौशल और दक्षताओं के निरंतर अधिग्रहण से है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने, अपने क्षेत्रों में प्रासंगिक बने रहने और समाज में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बनाता है। इस प्रतिबिंब में मैं ज्ञान समाजों में आजीवन सीखने के बहुमुखी महत्व पर प्रकाश डालूंगा, व्यक्तियों, समुदायों और व्यापक सामाजिकार्थिक परिदृश्य के लिए इसके निहितार्थ की खोज करूंगा। सबसे पहले, आजीवन सीखना व्यक्तिगत विकास और पूर्ति को बढ़ावा देता है। ऐसी दुनिया में जहां परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है, जो व्यक्ति आजीवन सीखने को अपनाते हैं, वे विकास की मानसिकता विकसित करते हैं, चुनौतियों को बाधाओं के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। सक्रिय रूप से नए ज्ञान और कौशल की खोज करके व्यक्ति अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं, नए जुनून की खोज कर सकते हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। चाहे वह एक नई भाषा सीखना हो, एक संगीत वाद्ययंत्र में महारत हासिल करना हो या डिजिटल साक्षरता कौशल हासिल करना हो, आजीवन सीखना व्यक्तियों को अपने हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने, उद्देश्य और पूर्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अलावा पेशेवर विकास और करियर में उन्नति के लिए आजीवन सीखना आवश्यक है। आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में
तकनीकी नवाचार और बाजार की बदलती गतिशीलता के कारण कुशल श्रमिकों की मांग लगातार बढ़ रही है। जो व्यक्ति निरंतर सीखने को प्राथमिकता देते हैं, वे उभरते रुझानों के अनुकूल ढलने, मांग वाले कौशल हासिल करने और नौकरी बाजार में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। चाहे औपचारिक शिक्षा, पेशेवर प्रमाण पत्र या अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से आजीवन सीखने वाले अपने संबंधित क्षेत्रों में चुस्त और प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं, जिससे समय के साथ उनकी रोजगार क्षमता और कमाई की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा आजीवन सीखना व्यक्तियों को समाज में पूरी तरह से भाग लेने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करके सामाजिक समावेश और समानता को बढ़ावा देता है। तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों तक पहुंच को तेजी से एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी जा रही है। शिक्षा और प्रशिक्षण तक समान पहुंच सुनिश्चित करके ज्ञान समाज हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बना सकते हैं, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को पाट सकते हैं और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं। वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्लेटफॉर्मों सहित विविध सीखने की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने वाली आजीवन सीखने की पहल शिक्षा की बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती है और जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बना सकती है। इसके अतिरिक्त ज्ञान समाजों में नवाचार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए आजीवन सीखना आवश्यक है। व्यवधान के युग में नवाचार प्रगति का इंजन है, जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान और उद्योग में प्रगति कर रहा है। आजीवन सीखने वाले इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो नए दृष्टिकोण, रचनात्मक समाधान और अंतःविषय अंतर्दृष्टि को सामने लाकर नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। आजीवन सीखने के बुनियादी ढांचे में निवेश करके और नवाचार की संस्कृति को विकसित करके ज्ञान समाज उद्यमिता, रोजगार सृजन और सतत विकास के नए अवसरों को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए आर्थिक समृद्धि आ सकती है। इसके अलावा आजीवन सीखना व्यक्तियों को जानकारी के साथ गंभीर रूप से जुड़ने, स्वतंत्र रूप से सोचने और सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाकर नागरिक जुड़ाव और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। गलत सूचना और ध्रुवीकरण के युग में कल्पना से तथ्य को समझने और रचनात्मक संवाद में संलग्न होने की क्षमता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आजीवन सीखने वाले जो महत्वपूर्ण सोच कौशल, मीडिया साक्षरता और नागरिक ज्ञान से लैस हैं, वे जटिल सामाजिक मुद्दों को सुलझाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देकर ज्ञान समाज नागरिक संस्थानों को मजबूत कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं और जनता की भलाई की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा आजीवन सीखना पर्यावरणीय प्रबंधन, नैतिक नेतृत्व और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान देता है। तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में व्यक्तियों और समुदायों के कार्यों का ग्रह और भावी पीढ़ियों पर दूरगामी परिणाम होते हैं। आजीवन शिक्षार्थी जो स्थिरता, साक्षरता, नैतिक निर्णय लेने के कौशल और वैश्विक नागरिकता की भावना से लैस हैं, वे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और लचीले समुदायों का निर्माण करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम और आजीवन सीखने की पहल में स्थिरता सिद्धांतों को एकीकृत करके ज्ञान समाज स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, परिवर्तन एजेंटों को सशक्त बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को आगे बढ़ा सकते हैं। निष्कर्षतः ज्ञान समाजों में आजीवन सीखना अपरिहार्य है, जो व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक विकास, सामाजिक समावेश, नवाचार, लोकतांत्रिक भागीदारी और सतत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आजीवन सीखने के बुनियादी ढांचे में निवेश करके, शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच का विस्तार करके और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देकर
ज्ञान समाज व्यक्तियों और समुदायों की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए प्रगति और समृद्धि हो सकती है। आईसीटी अवसंरचना और ज्ञान साझाकरण। ज्ञान पर केंद्रित समाजों में जानकारी फैलाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसे बनाना। आज के सूचना के युग में आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ज्ञान साझा करने के प्राथमिक उपकरण हैं। यह तकनीकी क्रांति वैश्विक सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बदल रही है, जो आय में असमानताओं से ज्ञान में असमानताओं की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे हम नई सहस्राब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया अधिक आपस में जुड़ रही है, डेटा का प्रवाह तेजी से हो रहा है और राष्ट्रीय सीमाएं सिकुड़ रही हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की पहुंच दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल रही है। अनुमान है कि 2005 के अंत तक लगभग 1 अरब लोग ऑनलाइन होंगे। सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विलय के साथ साथ सूचना के प्रसंस्करण और साझा करने की कम लागत ज्ञान समाज की नींव बनाती है। ज्ञान साझा करने में लोगों को जरूरत पड़ने पर सही जानकारी प्रदान करना शामिल है, इस तरह से कि वे समझ सकें, उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके और समग्र ज्ञान भंडार को समृद्ध किया जा सके। यह साझाकरण विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, देशों के बीच, एक देश के भीतर, समुदायों के बीच और व्यक्तियों के बीच। यह भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक दोनों सीमाओं से परे है। दैनिक जीवन में प्रभावी शासन के लिए और लोगों को अपने विकास में शामिल करने के लिए ज्ञान साझा करना आवश्यक हो गया है। नीति निर्माताओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज के बीच ज्ञान का खुला और निरंतर आदान प्रदान एक सशक्त ज्ञान समाज का मार्ग प्रशस्त करता है, जो विकास परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तेजी से तकनीकी प्रगति दूरसंचार और कंप्यूटिंग के अभिसरण आईसीटी के निर्माण से प्रेरित हुई है। आईसीटी ज्ञान समाजों के इंजन हैं, जो सूचना तक पहुंचने के नए और तेज तरीके, वास्तविक समय संचार के लिए नवीन तरीके और व्यवसाय संचालित करने और आजीविका बनाने के लिए नए रास्ते प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप से ज्ञान को लेखन, लोक कथाओं, मौखिक परंपराओं, धर्मों और रीति रिवाजों जैसे विभिन्न माध्यमों से पारित किया गया है, लेकिन यह अक्सर कुछ भौगोलिक या पदानुक्रमित सीमाओं के भीतर ही सीमित रहता है। हालांकि आईसीटी इन बाधाओं को तोड़ता है, चाहे वे प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या पदानुक्रमित हों, ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें सूचना तक पहुंच में सुधार, बाजार के अवसरों का विस्तार, नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने और सरकारी सेवाओं की दक्षता में वृद्धि करके लोगों को विकास में आने वाली पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में मदद करने की क्षमता है। आज की दुनिया में संचार और सूचना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। आईसीटी कहलाने वाली इन प्रौद्योगिकियों में टीवी, रेडियो, फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और वायरलेस संचार जैसे विभिन्न उपकरण शामिल हैं। वे डेटा और जानकारी बनाने, साझा करने, संग्रहित करने और प्रबंधित करने में सहायता करते हैं। टीवी और रेडियो जैसे पारंपरिक उपकरण विकास के लिए उपयोगी रहे हैं, लेकिन अब कंप्यूटर, इंटरनेट और वायरलेस तकनीक, सॉफ्टवेयर के साथ आधुनिक आईसीटी का हिस्सा है। पिछले 20 वर्षों में इंटरनेट और वायरलेस फोन ने दुनिया को इस तरह से जोड़ा है जैसा पहले कभी नहीं था, जिससे सूचना, सामान, लोग, पैसा और विचारों को विश्व स्तर पर प्रवाहित होने की अनुमति मिली। ईमेल, ऑनलाइन समूहों और वेबसाइटों में विशिष्ट जानकारी के साथ इंटरनेट से जुड़े लोगों तक पहुंचने की व्यापक क्षमता है। आईसीटी महान है क्योंकि वे व्यापक और सस्ते हैं। लगभग कोई भी दुनिया भर में प्रौद्योगिकी तक पहुंच सकता है और डेटा साझा कर सकता है। ऐसे समाजों में जहां ज्ञान साझा करना महत्वपूर्ण है, आईसीटी बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है।
इसमें फोन, इंटरनेट और मास मीडिया जैसी चीजें शामिल हैं। दूरसंचार नेटवर्क। ज्ञान को महत्व देने वाले समाज के लिए दूरसंचार नेटवर्क महत्वपूर्ण है। यह मनुष्यों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है और हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करती है। 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ और टेलीफोन ने संदेशों के विश्व स्तर पर प्रसारित होने के तरीके को बदल दिया। टेलीफोनी ने सही तारों और उपकरणों के साथ पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थानों के बीच त्वरित संचार की अनुमति दी। प्रारंभ में अमेरिका को छोड़कर अधिकांश टेलीफोनी नेटवर्क सार्वजनिक एकाधिकार द्वारा नियंत्रित थे। कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वैश्विक शासन के उद्देश्य से संबंधित संधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन किया गया था। 1980 के दशक के बाद से दुनिया भर की सरकारों को अपने दूरसंचार उद्योगों के व्यावसायीकरण, निजीकरण और नियंत्रण मुक्त करने के दबाव का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक के अंत तक अधिकांश राष्ट्रीय टेलीफोन नेटवर्कों का आंशिक रूप से निजीकरण कर दिया गया और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संचार लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे ज्ञान का प्रसार तेजी से और अधिक किफायती हो गया। दूरसंचार अब सूचना प्रसंस्करण का एक तरीका मात्र रह गया है। ट्रांसमिशन और कनेक्शन प्रौद्योगिकियां अधिक विविध होती जा रही हैं और कंप्यूटर संचालित नेटवर्क में एकीकृत होती जा रही हैं। दूरसंचार तकनीक में नवीनतम प्रगति मोबाइल फोन विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों को जोड़ती है। जबकि सेल फोन की अवधारणा 1960 के दशक की है, पिछले 15 वर्षों में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति हुई है। अब वे चित्र, पाठ और ध्वनि भेज सकते हैं। हर महीने नए, अधिक स्मार्ट सेल फोन सामने आते हैं जो आवाज, चित्र और समाचार जैसे अधिक डेटा एकत्र करने और प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। हाल ही में फोटोग्राफी, प्रसारण, ऑडियो सिस्टम और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियां एक डिवाइस में परिवर्तित हो गई हैं। सेलुलर फोन, कंप्यूटर मध्यस्थ संचार नेटवर्क। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और इसने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। 1990 के दशक तक यह कंप्यूटर मध्यस्थ संचार की रीढ़ बन गया, जिससे धीरे धीरे अधिकांश नेटवर्क जुड़ गए। 1990 के दशक के मध्य तक इसने दुनिया भर में 44,000 कंप्यूटर नेटवर्क और लगभग 3.2 मिलियन होस्ट कंप्यूटरों को जोड़ा, लगभग 25 मिलियन उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की और तेजी से विस्तार किया। 2005 तक इंटरनेट से 6 मिलियन से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क जुड़े हुए थे। इंटरनेट की शुरुआत। इंटरनेट की उत्पत्ति 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी DARPA के तकनीकी दिमागों द्वारा की गई एक साहसिक योजना से हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध के दौरान संभावित सोवियत खतरे से अमेरिकी संचार की रक्षा करना था। उनके द्वारा विकसित नेटवर्क आर्किटेक्चर विकेंद्रीकृत था, जिसमें हजारों स्वायत्त कंप्यूटर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक बाधाओं को दरकिनार करते हुए विभिन्न तरीकों से जुड़ने में सक्षम थे। अंततः अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा स्थापित ARPANET ने वैश्विक क्षैतिज संचार नेटवर्क की नींव रखी। माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तेजी से विकास से दुनिया भर में कंप्यूटिंग और संचार क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इन प्रगतियों ने नई डिजिटल सेवाओं को संभव बनाया है और सूचना एवं संचार को बहुत सस्ता बना दिया है। उदाहरण के लिए, ईमेल जैसी सेवाएं अब मुफ्त हैं और इंटरनेट कॉल नियमित फोन कॉल की तुलना में बहुत सस्ती हैं। डिजिटल जानकारी को कहीं भी भेजने की लागत भी बहुत कम हो गई है। अतीत में संचार विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे आवाज, पाठ और वीडियो के लिए अलग-अलग नेटवर्क पर निर्भर था। लेकिन डिजिटल संचार के साथ
ये नेटवर्क विलीन हो रहे हैं। आजकल इंटरनेट, टेलीफोन, टीवी, रेडियो, कैमरा, फैक्स मशीन, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस और स्प्रेडशीट जैसी तकनीकों को एक सिस्टम में जोड़कर चित्रों, वीडियो, ध्वनियों और टेक्स्ट का मिश्रण पेश करता है। यह इंटरनेट को विशेष बनाता है क्योंकि यह दो तरफा बातचीत का समर्थन कर सकता है। 1990 के दशक की शुरुआत से वर्ल्ड वाइड वेब WWW लोगों द्वारा डिजिटल जानकारी बनाने और साझा करने का मुख्य तरीका बन गया है। पहले इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर से होता था, लेकिन अब यह इंटरनेट क्षमताओं वाले मोबाइल फोन के माध्यम से भी संभव है। इस बदलाव ने दूर-दराज के इलाकों में लोगों को बुनियादी ICT बुनियादी ढांचे के बिना भी इंटरनेट और इसकी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति दी है। बॉक्स 24.4 भारत में PC और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वृद्धि। वर्ष 2004-05 में भारत में पर्सनल कंप्यूटर PC की बिक्री 20% बढ़कर 3.63 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। यह वृद्धि वित्तीय, IT और दूरसंचार क्षेत्रों की मजबूत मांग से प्रेरित थी। चालू वित्त वर्ष में इसके 17% बढ़कर 4.25 मिलियन PC तक पहुंचने का अनुमान है। इसी अवधि के दौरान इंटरनेट ग्राहकों में भी 23% की वृद्धि देखी गई, जो 2.92 मिलियन तक पहुंच गई। PC की बिक्री में वृद्धि मुख्य रूप से होम सेगमेंट में देखी गई, जिसमें 48% की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त दूरसंचार, बैंकिंग, विनिर्माण, BPO और IT सेवा क्षेत्रों में बढ़ते उपयोग ने भी PC की बिक्री में वृद्धि में योगदान दिया। विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों ने IT खपत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल PC बिक्री में अकेले C श्रेणी के शहरों की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MET द्वारा 22 भारतीय शहरों में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि छोटे क्षेत्रीय ब्रांडों और गैर ब्रांडेड सिस्टम की बिक्री में 41% हिस्सेदारी है, जो पिछले वर्ष के 53% से कम है। कुल बिक्री में भारतीय ब्रांडों की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 24% हो गई, जबकि बहुराष्ट्रीय ब्रांडों की हिस्सेदारी 26% से बढ़कर 35% हो गई। PC उद्योग ने अपने बड़े आधार के कारण पिछले 4 वर्षों में कम विकास दर देखी है। हालांकि MET के कार्यकारी निदेशक विनी मेहता वर्तमान में 17% की वृद्धि का एक रूढ़िवादी अनुमान सुझाते हैं, अगले 4 वर्षों में लगभग 25% की संभावित वृद्धि के साथ। यह वृद्धि ब्रॉडबैंड के बढ़ते उपयोग और छोटे शहरों में अधिक पहुंच से प्रेरित हो सकती है। संचार का जन माध्यम। 20वीं सदी में वायरलेस प्रसारण ने मौखिक संचार संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सूचना युग में ज्ञान के प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। दूरसंचार के विपरीत, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति संचार शामिल होता है, जनसंचार माध्यम एक व्यक्ति से कई लोगों तक ज्ञान का संचार करता है। मास मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, फिल्में, वीडियो, CD और अन्य जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। इनमें से दृश्य मीडिया प्रमुख संचार माध्यम बन गया, विशेषकर सूचना युग में, जिसका नेतृत्व टेलीविजन ने किया। पिछले 3 दशकों में संचार विस्फोट हुआ है, जैसा कि मार्शल मैक्लुहान ने तर्क दिया है, जो सुझाव देते हैं कि मीडिया समाज को इस माध्यम से अधिक प्रभावित करता है कि वे क्या संचार करते हैं, बजाय इसके कि वे क्या संचार करते हैं। चिंतन और क्रिया 24.5। क्या आपको लगता है कि भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदल रहा है? क्यों? विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का देश, भारत पिछले कुछ दशकों में अपने आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। सबसे प्रमुख बदलावों में से एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन है।
इस चिंतन में मेरा लक्ष्य इस परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना, इसके पीछे की प्रेरक शक्तियों, इसके सामने आने वाली चुनौतियों और इसकी निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों की खोज करना है। आरंभ करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का गठन क्या होता है। पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसी मूर्त संपत्तियों पर निर्भर करती है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बौद्धिक पूंजी, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसी अमूर्त संपत्तियों पर जोर देती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्ञान का सृजन, प्रसार और अनुप्रयोग आर्थिक वृद्धि और विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भारत की यात्रा का पता 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों से लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और इसे वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से किए गए इन सुधारों ने देश के परिवर्तन की नींव रखी। इस परिवर्तन के प्रमुख स्तंभों में से एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीएस) क्षेत्र का तेजी से विस्तार रहा है। सॉफ्टवेयर विकास और आउटसोर्सिंग में भारत की प्रगति ने इसे विश्व का बैक ऑफिस का उपनाम दिया है और इसे प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। आईटी क्षेत्र की सफलता ने न केवल भारत के आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और अनुसंधान और विकास (R&D) जैसे अन्य ज्ञानगहन उद्योगों के विकास को भी प्रेरित किया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाया है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण चालक इसका जनसांख्यिकीय लाभांश है। एक बड़ी और युवा आबादी के साथ भारत में मानव पूंजी का एक विशाल भंडार है, जिसका उपयोग नवाचार और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इस क्षमता को साकार करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और आजीवन सीखने में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। जबकि भारत ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में प्रगति की है, खासकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से गुणवत्ता और प्रासंगिकता चिंता का विषय बनी हुई है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का आगमन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। इस तेजी से विकसित हो रहे माहौल में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारत को न केवल इन प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए, बल्कि उनका प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और क्षमताओं के निर्माण में भी निवेश करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की राह में अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर मुद्दों में से एक डिजिटल विभाजन है, जो देश के भीतर कायम है। जबकि शहरी केंद्रों और समृद्ध क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंच है, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता के मामले में पीछे हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस अंतर को पाटना आवश्यक है। इसके अलावा भारत की शिक्षा प्रणाली को पुराने पाठ्यक्रम, शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का सही मायने में दोहन करने के लिए भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए, ताकि न केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करने पर बल्कि महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था की तेजी से बदलती मांगों के अनुकूल जीवन पर्यंत सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक और चुनौती जिसे भारत को संबोधित करना चाहिए वह है मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
संरक्षण और प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि बौद्धिक संपदा पर्याप्त रूप से संरक्षित है, अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः, जबकि भारत ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश का जीवंत उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र, तकनीकी कौशल और जनसांख्यिकीय लाभांश भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। हालांकि डिजिटल विभाजन, शिक्षा सुधार और बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण जैसी चुनौतियों का समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इस परिवर्तन का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। नीति निर्माताओं, व्यवसायों और नागरिक समाज के ठोस प्रयासों से भारत वास्तव में ज्ञान अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक शक्ति बनने के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में कार्य भागीदारी के आयाम। आधुनिक दुनिया में ज्ञान और सूचना उत्पादकता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे ध्यान औद्योगिक से सूचनात्मक गतिविधियों पर केंद्रित हो गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) आर्थिक समिति इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में विकास, धन सृजन और रोजगार सभी क्षेत्रों में ज्ञान के उत्पादन, वितरण और उपयोग से प्रेरित होते हैं। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, यह समाज में संरचनात्मक परिवर्तन भी लाता है, जो सामान्य क्रमिक परिवर्तनों से भिन्न होता है। तकनीकी प्रगति से नए उत्पाद और सेवाएं सामने आती हैं, जिससे हमारे जीने और काम करने के तरीके में बदलाव आता है। इस बदलाव में कमकुशल से उच्च कुशल कार्य की ओर बढ़ना शामिल है, जो 1960 के दशक के बाद से सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण वृद्धि और माल उत्पादन में उच्च कुशल श्रमिकों के बढ़ते रोजगार से स्पष्ट है। 1976 में बेल द्वारा उल्लिखित उत्तर औद्योगिकवाद का शास्त्रीय सिद्धांत रोजगार में 3 प्रमुख रुझानों पर प्रकाश डालता है। का उत्पादकता और वृद्धि ज्ञान उत्पन्न करने और उसे आर्थिक गतिविधियों में लागू करने से उत्पन्न होती है। बी आर्थिक फोकस वस्तुओं के निर्माण से हटकर सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित हो जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, सेवाएं रोजगार पर हावी हो जाती हैं। ग उच्च स्तर की जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता वाले व्यवसाय तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। प्रबंधकीय, पेशेवर और तकनीकी भूमिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं और नई सामाजिक संरचना का मूल बन रही हैं। टॉफलर ने बड़े पैमाने पर उत्पादन, उपभोग और राजनीति की विशेषता वाली दूसरी लहर की अवधारणा पेश की। वह तीसरी लहर में बदलाव की भविष्यवाणी करते हैं, जहां अल्पसंख्यक हितों को प्रमुखता मिलती है और अर्थव्यवस्था ज्ञान कार्य और श्रमिकों पर निर्भर करती है। दूसरी लहर के संगठनों के विपरीत, जो भूमि, श्रम और धन पर निर्भर थे, तीसरी लहर की कंपनियां ज्ञान विकास और नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बढ़ेंगी। यह परिवर्तन सूचना युग में सेवाउन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का सुझाव देता है। उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और सेवाएं अपनी ज्ञान तीव्रता और श्रम पर कम निर्भरता के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार जैसी प्रौद्योगिकी में बड़े बदलावों ने वास्तव में अमीर और गरीब दोनों देशों में लोगों की नौकरियों के प्रकार को बदल दिया है। हमारे जैसे देशों में जहां ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहां बहुत सारा पैसा उन उद्योगों से आता है जो ज्ञान का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, और हम प्रतिस्पर्धी बने रहने और अधिक नौकरियां और पैसा कमाने के लिए स्मार्ट तकनीक के उपयोग पर निर्भर हैं। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप देखेंगे कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे स्थापित की गई हैं। पुराने समय में अधिकांश लोग खेती में काम करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। फिर
1900 के दशक के अंतिम भाग में बहुत सारे लोग कारखानों में काम करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या भी कम हो गई है। इसके बजाय अधिक से अधिक लोग ऐसी नौकरियों में काम कर रहे हैं जहां वे दूसरों की मदद करते हैं या सेवाएं देते हैं, जैसे दुकानों में या बैंकों में। यह पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन अलग अलग मात्रा में। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में केवल 5% लोग खेती में काम करते हैं, 21% लोग कारखानों में काम करते हैं और 74% लोग सेवाओं में काम करते हैं। भारत में 2001 में यह खेती में 52.43%, कारखानों में 10.87% और सेवाओं में 36.7% था। और इस बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो सेवाओं से बना है बड़ा हो रहा है, जबकि खेती और कारखाने छोटे होते जा रहे हैं। मैनुअल कैस्टेल्स ने 1998 में सेवा नौकरियों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया। बैंकिंग और बीमा जैसी निर्माता सेवाएं हैं, अस्पताल और स्कूल जैसी सामाजिक सेवाएं, परिवहन जैसी वितरणात्मक सेवाएं और हेयर सैलून और होटल जैसी व्यक्तिगत सेवाएं हैं। उनका कहना है कि G7 जैसे अमीर देशों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की नौकरियां मिल रही हैं। उनका यह भी कहना है कि उस समय जब कारखाने अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, सूचना युग, बहुत सारी नौकरियां चीजें बनाने से हटकर इन सेवा नौकरियों की ओर चली गईं। कुछ देशों में, जैसे G7 में, उत्पादक और सामाजिक सेवाओं की नौकरियों में बड़ा उछाल आया, जबकि अन्य सेवा नौकरियां लगभग उसी स्तर पर रहीं। लेकिन अन्य स्थानों पर उन्होंने चीजें बनाते रहने और धीरे धीरे सेवा नौकरियां बढ़ाने की कोशिश की। 24.9 ज्ञान समाजों में महिलाएं। आज की दुनिया में, जहां बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है और सूचना और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित है, महिलाओं को अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बदलाव नई नौकरियां और काम करने के तरीके लाता है, जिससे महिलाओं को लाभ होता है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट जैसी प्रगति घर से काम करने की अनुमति देती है, जिससे महिलाओं के लिए काम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाना आसान हो जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक नौकरियां मिल रही हैं, खासकर कॉल सेंटर और डेटा प्रोसेसिंग जैसी सेवाओं में। भारत और कैरेबियाई देशों में कई महिलाएं ICT से संबंधित नौकरियों में कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग में लगभग 27% नौकरियां महिलाओं के पास हैं, जो एक बड़ी बात है क्योंकि इससे हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। यह प्रवृत्ति विकासशील देशों में महिलाओं को सशक्त बना रही है और उनके करियर के रास्ते बदल रही है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी महिलाओं को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने और उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रही है। उदाहरण के लिए, युगांडा में सफायर वुमेन नामक एक संगठन पारंपरिक युगांडा टोकरियां ऑनलाइन बेचकर एड्स से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करता है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक विलेज फोन परियोजना महिलाओं को मोबाइल फोन देती है, जिससे उन्हें पैसा कमाने और शिक्षा और नए अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि तकनीक कैसे महिलाओं के जीवन को बेहतर बना सकती है, खासकर गरीब समुदायों की। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से महिलाएं जुड़ सकती हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकती हैं और भेदभाव को चुनौती दे सकती हैं, अंततः खुद को सशक्त बना सकती हैं। ये सभी नए स्थान वैश्वीकरण के कारण उभरे हैं। यह महिलाओं के लिए कुछ नए मौके तो लाता है, लेकिन कुछ बुरी चीजें भी लाता है। अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ मालिकों को श्रमिकों के अधिकारों की कम परवाह है और अधिकांश नई नौकरियां उन स्थानों पर हैं जहां श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा नहीं है। इससे महिलाओं को खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। चिंतन और क्रिया 24.6
बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास से आकार लेने वाले वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में महिलाओं के लिए मौजूद अवसरों और चुनौतियों की जांच करें। शीर्षक: बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास द्वारा आकार दिए गए वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में महिलाओं के अवसरों और चुनौतियों की जांच करना। परिचय: आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति से चिह्नित महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों दोनों के परिदृश्य से गुजर रही हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने उद्योगों, व्यवसायों और काम की प्रकृति को ही बदल दिया है। हालांकि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर इन परिवर्तनों का प्रभाव बहुआयामी है। यह प्रतिबिंब बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास द्वारा निर्मित वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में महिलाओं के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। तकनीकी अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए अवसर। शिक्षा और सूचना तक पहुंच में वृद्धि। तकनीकी प्रगति ने दुनिया भर में महिलाओं के लिए शिक्षा और सूचना तक अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी और शैक्षणिक ऐप्स ने शिक्षा की बाधाओं को तोड़ दिया है, महिलाओं को उनकी भौगोलिक स्थिति या सामाजिकार्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया है। दूरस्थ कार्य और लचीला रोजगार। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रसार ने पारंपरिक कार्यस्थल में क्रांति ला दी है, जिससे दूरस्थ कार्य और लचीली रोजगार व्यवस्था सक्षम हो गई है। महिलाओं के लिए यह लचीलापन काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने के अधिक अवसरों में तब्दील हो जाता है। दूरस्थ कार्य विकल्प महिलाओं को देखभाल संबंधी कर्तव्यों को पूरा करते हुए कैरियर में उन्नति करने की अनुमति देते हैं, जिससे कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। उद्यमशीलता के अवसर। प्रौद्योगिकी ने उद्यमिता में प्रवेश की बाधाओं को कम कर दिया है, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान किए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली ने महिला उद्यमियों को अपेक्षाकृत कम ओवरहेड लागत के साथ अपने उद्यम शुरू करने और बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटप्लेस एक समान अवसर प्रदान करते हैं, जहां उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता अक्सर लैंगिक पूर्वाग्रहों से अधिक होती है, जिससे महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को फलने फूलने की अनुमति मिलती है। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से सशक्तिकरण। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी तेजी से व्यापक होती जा रही है, डिजिटल साक्षरता आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल के रूप में उभरी है। जिन महिलाओं के पास डिजिटल साक्षरता कौशल है, वे ऑनलाइन अवसरों तक पहुंचने, ई-कॉमर्स में संलग्न होने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। महिलाओं पर लक्षित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेविगेट करने, ऑनलाइन लेनदेन करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान करते हैं। तकनीकी अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां। लिंग डिजिटल विभाजन। प्रौद्योगिकी तक पहुंच में लिंग अंतर को कम करने में प्रगति के बावजूद असमानताएं बनी हुई हैं, खासकर विकासशील देशों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में। लैंगिक डिजिटल विभाजन में डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता कौशल तक पहुंच में असमानताएं शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, कम आय वाले परिवारों और पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को प्रौद्योगिकी तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है और उनके आर्थिक अवसर बाधित होते हैं। एसटीईएम क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जो तकनीकी नवाचार के पीछे प्रेरक शक्ति है। रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह और प्रणालीगत बाधाएं एसटीईएम शिक्षा और करियर में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व में योगदान करती हैं। महिला रोल मॉडल और परामर्श अवसरों की कमी समस्या को और बढ़ा देती है।
जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी कार्यबल में लिंग असंतुलन होता है और तकनीक से संबंधित उद्योगों में महिलाओं की प्रगति बाधित होती है। एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और भेदभाव। भर्ती, वित्त और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न डोमेन में एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग ने एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और भेदभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। पक्षपाती एल्गोरिदम लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रख सकते हैं, जिससे एल्गोरिदम संचालित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के लिए असमान व्यवहार और अवसर पैदा हो सकते हैं। एल्गोरिथम पूर्वाग्रह को संबोधित करने के लिए एआई विकास टीमों में अधिक विविधता और समावेशिता की आवश्यकता होती है। साथ ही एल्गोरिथम प्रणालियों में ऑडिटिंग और पूर्वाग्रह को कम करने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता होती है। कार्य जीवन एकीकरण चुनौतियां। जबकि दूरस्थ कार्य लचीलापन प्रदान करता है, यह काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच की सीमाओं को भी धुंधला कर देता है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्य जीवन एकीकरण में चुनौतियां पैदा होती हैं। डिजिटल कार्य वातावरण में निरंतर उपलब्धता और उत्पादकता की उम्मीद काम से संबंधित तनाव और जलन को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से कई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने वाली महिलाओं के लिए। नियोक्ताओं को ऐसी नीतियों और प्रथाओं को लागू करने की आवश्यकता है जो कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देती हैं, जैसे लचीली अनुसूची, दूरसंचार विकल्प और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के लिए समर्थन। चिंतन और क्रिया। ऊपर उल्लिखित अवसर और चुनौतियां लिंग गतिशीलता, तकनीकी प्रगति और आर्थिक भागीदारी के बीच जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करती हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में इन मुद्दों पर विचार करना और उन्हें संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना अनिवार्य है। यहाँ कुछ कार्रवाई योग्य रणनीतियाँ दी गई हैं। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। उन नीतियों और पहलों की वकालत करना जो डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दें और लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटें। इसमें किफ़ायती इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच का विस्तार करना, महिलाओं को लक्षित डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना और डिजिटल असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। लड़कियों के लिए STEM शिक्षा को प्रोत्साहित करना। STEM शिक्षा और करियर में लड़कियों की रुचि और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर्थन पहल। युवा लड़कियों को STEM क्षेत्रों में आगे बढ़ने और प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यवसायों में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए STEM कार्यशालाएं, परामर्श कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन करें। लिंगसमावेशी तकनीकी नीतियों की वकालत। लिंगसमावेशी नीतियों और विनियमों की वकालत करना जो एल्गोरिथम पूर्वाग्रह को संबोधित करते हैं, तकनीकी कंपनियों में विविधता को बढ़ावा देते हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और सार्थक परिवर्तन लाने के लिए नीतिगत चर्चाओं में शामिल हों और नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और वकालत समूहों के साथ सहयोग करें। कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देना। कार्य जीवन संतुलन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्यस्थल नीतियों की वकालत करना जो लचीली कार्य व्यवस्था, माता-पिता की छुट्टी नीतियों और देखभाल संबंधी सहायता सेवाओं का समर्थन करती है। नियोक्ताओं को कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देने और समावेशी कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, जो कार्यबल में महिलाओं की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करता हो। निष्कर्ष। निष्कर्षतः बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास से निर्मित वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में महिलाओं को असंख्य अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि प्रौद्योगिकी में शिक्षा, दूरस्थ कार्य, उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच बढ़ाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की क्षमता है, लैंगिक डिजिटल विभाजन, STEM क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और कार्य जीवन एकीकरण चुनौतियां जैसी लगातार बाधाएं उनके पूर्ण होने में बाधा डालती हैं। भागीदारी और उन्नति। इन मुद्दों पर विचार करके और तकनीकी अर्थव्यवस्था में
लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करके हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ने और सफल होने के समान अवसर मिलेंगे। निष्कर्ष 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हम जानकारी कैसे संग्रहित और साझा करते हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव आया। जैसे जैसे समाज उद्योग केंद्रित से सूचना केंद्रित समाज में स्थानांतरित हुआ, प्रगति के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण हो गया। इस नए युग, जिसे अक्सर सूचना युग कहा जाता है, में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई। साथ ही सूचना, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकियों का विलय भी हुआ। जानकारी को संभालने और साझा करने की लागत कम हो गई और राष्ट्र अधिक आपस में जुड़ गए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य समाजों को स्मार्ट समुदायों में बदलना है, जिसका मुख्य कारण सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार जैसी नई प्रौद्योगिकियों का प्रभाव है। यह खंड इस सूचना क्रांति की पृष्ठभूमि और उभरते समाज की प्रमुख विशेषताओं की पड़ताल करता है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि इस नए समाज को आकार देने में ज्ञान क्यों और कैसे इतना महत्वपूर्ण हो गया।